नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी घटना चक्र 2024 की जो लेटेस्ट बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये बीपीएससी टीआरई एग्जाम 4.0 जो आपका आने वाला है और अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप सभी को पता चल गया होगा, अगर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा अक्टूबर लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और जैसे नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में इसका एग्जाम या दिसंबर या जनवरी में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। और आज की क्लास हमारी ये मीडिएवल हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और ये हमारी पूरी क्वेश्चन और उसकी व्याख्या कंप्लीट यहाँ पे होता है। तो आप सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। 31 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग की बात करेंगे तो यह आपका किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से, डिफेंस मिनिस्ट्री से या डिफेंस रक्षा से संबंधित था। याद रखेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ममालिक, दीवान ए आरिज अथवा आरिज ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ममालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। ये भी आप याद रखेंगे। और इस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। बलबन ने इस विभाग को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी थी रायगढ़। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़। ये आपको 2015 में प्रश्न पूछा गया। और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उस युग के महान विद्वान बनारस के जो पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। तो याद रखेंगे, अगर कभी पूछ ले कि किसके द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था? विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी जो राज्य था इसका संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया था। याद रखेंगे। दक्कन के अमीरान सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, इसने 1347 से 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। ये आपका बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा की बात करेंगे तो यह मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? कौन सा ऐसा है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुक्तई। खुम्स की बात करेंगे तो ये लूट का धन था। लूट पाट का जो धन होता है, लूटपाट का धन, ये खुम्स होता था। याद रखेंगे, ये तो इसमें शामिल नहीं है। 1, 3 और 4 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर ना लगने वाला कर नहीं है था। ये लगभग इसकी बात करेंगे तो ये अभी तो खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में
दावा किया? तो यहाँ पे बताइएगा, फसल की नफाई का आधा राजस्व के रूप में दावा करने वाले सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज के 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। याद रखिएगा, जो एमबीटी था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में भी 50% थी। लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया की बात करेंगे, यह सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, शेख बहाउद्दीन जो सुहरावर्दी हैं, मतलब शेख बहाउद्दीन की बात करेंगे तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी प्री 2018 में। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जो 1182 से लेकर के 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, और सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह और शेख जलालुद्दीन सुर्क आदि हुए हैं। और इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न था 38। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर बात करें तो इसमें जो है शेर शाह ने भी बांटा हुआ था, बहलोल लोदी, इस्लाम शाह, इनकी बात करें तो इनमें एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया था। सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया गया। इसका व्याख्या देखिएगा, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु जो है 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस्लाम शाह भी इसमें शामिल है, और बहलोल लोदी के बारे में भी मिलता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन शेर शाह और इस्लाम शाह ये दोनों यहाँ पे राइट है, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित की बात करेंगे तो इसका संबंध था राज्य कानून से। जो स्टेट लॉ होता है, स्टेट लॉ राज्य कानून से संबंधित था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ये बताना है। सल्तनत काल के जो सिक्के थे टंका, ससगनी एवं जीतल, ये किन धातुओं के बने हुए थे? याद रखिएगा, यह आपके बने हुए थे चांदी और तांबा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये बताना है। तो भारत में कागज का जो प्रयोग है यह 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासरी, इसके लेखक थे मिनहाज-उस-सिराज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तबकात-ए-नासरी के लेखक थे मिनहाज-उस-सिराज। तबकात-ए-नासरी मिनहाज-उस-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है, और यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो याद रखेंगे, तबकात-ए-नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी के द्वारा किया गया, और इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। 43 नंबर प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उन्हें भक्त समझते थे। ये इसका राइट आंसर है। मतलब जितने भी भक्ति संत थे, सभी संतों ने ऐसी ही वाणी का प्रयोग किया जिसको उनके भक्त समझते थे। देखिएगा, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया, और उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला,
तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया था। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी बहुत व्यापक मात्रा में विकास हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? मतलब ऐसे कौन से सुल्तान हैं जिनसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। मतलब 7 सुल्तान बहुत होता है, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अयोधन चले गए और इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया था। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था और वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया याद रखेंगे, निजामुद्दीन जो औलिया थे, इनकी बात करेंगे तो इनको महबूब इलाही, महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ये याद रखेंगे, महबूब इलाही। 45 नंबर प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना करने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी और इनके द्वारा ही पद्मावत की भी रचना की गई थी। पद्मावत भी इन्हीं ने लिखा था और 12 मासी की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी जो सैन्य कुशलता थी ये तो नहीं था, तुलुगमा प्रथा, जो उसकी तुलुगमा प्रथा थी, यह तुलुगमा प्रथा का पहली बार उसने प्रयोग किया वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तुलुगमा प्रथा होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बी नहीं होगा इसका, उसकी सैन्य कुशलता, ये यहाँ पे गलत है। सैन्य कुशलता नहीं है, तुलगमा प्रथा है। तुलगमा प्रथा के द्वारा ही उसने पहली बार तोप गोले, जो तोप होती हैं, तोपों का प्रयोग किया था। तोप हैं, बारूद के गोले, इन सभी का प्रयोग किया था उसने इसी में तुलगमा प्रथा के माध्यम से। इस तुलगमा प्रथा के द्वारा ही पानीपत का प्रथम युद्ध उसने जीता था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होती है, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। देखिए सैन्य कुशलता तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी तुलगमा प्रथा का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी की बात करेंगे, यह तुर्की भाषा में लिखा गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं और यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अगला प्रश्न है 48, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग की बात करेंगे तो यह 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया गया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके विपरीत या इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में राय सिंह के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था हुमायूं ने। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? वो और कोई नहीं थी, वो हाजी बेगम थी, जिसने अपने पति हुमायूं के लिए, जो हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी की 2008 में प्रश्न पूछा गया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो ईरानी वास्तुकार थे, इन्होंने तैयार किया था और श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः यह चारों ओर एक बाग की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना करने वाले थे
हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी और जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के पठन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर और हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे, और अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार भी की थी। अगला प्रश्न था 51। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसको एक बार पढ़ना ही चाहिए। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिन्हें वो अलग अलग एग्जाम्स में अपने पूछ लेता है। 51 नंबर प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो सबसे पहला युद्ध इनका था देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, और यह 1531 में हुआ था। चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध आपका 1540 में 1539 में होता है, 1540 में आपको फिर नेक्स्ट होता है। और सरहिंद की बात करेंगे तो ये बाद में होता है। तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। हुमायूं की बात करें, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, जैसे देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौराह, जिसे हम देवरा के नाम से जानते हैं, और इस पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को शेरशाह ने पराजित कर दिया था, और इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय ने शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्के भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया था। यहाँ पे 4 युद्ध होते हैं। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में आपका होता है, 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज का, 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? यह थे आपके शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान, जो शेरशाह सूरी हैं, इन्होंने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। 53 नंबर प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है और कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। 54 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इनका नाम था हकीम खान। जो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान, और जो अकबर की सेना के सेनापति थे उनका नाम था मान सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। तो राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी भी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाले थे अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ये मिलाया था 1576 में। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1572 में सुलेमान कारारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा और दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा
तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ, ये बताना है। ये अकबर के काल में हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी के 2017 में पूछा गया है। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी ध्रुव समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर थे, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 58 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी की बात करेंगे तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई और अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत शामिल है। 59 नंबर प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला जो थे, इनका मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? तो ये थे आपके नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकृत इमारत है और यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इसमें इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा या संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावत शैली का भी प्रयोग किया गया था, पित्रादुरा शैली का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, परचीनकारी या पित्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इससे संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी पे 2020 में प्रश्न पूछा गया था। परचीनकारी या परचीनकारी जैसे पित्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है और भारत में पित्राड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था और इस मकबरे का जो निर्माण है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि पहली बार किसके मकबरे में इसका निर्माण मतलब इसको शुरू किया गया था, तो एतमादुद्दौला के मकबरे में। जिसका ये कौन थे? एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे। 61 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन है ये। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर। बीपीएससी प्री 2008 में प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो पोस्ट की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। जितने भी आपके बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी हो या बीपीएससी एसआई पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब बिहार पुलिस का कोई सा भी एग्जाम हो, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं या अदर स्टेट में जो भी एग्जाम्स होते हैं, सभी की नोटिफिकेशन और जो भी उनके बारे में जानकारी होती है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।